तो नमस्कार आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में मैं राज सर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। असिस्टेंट लोको पायलट के मार्गदर्शन में आपको डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे आप सभी लोगों को मालूम है कि सीबीएटी के बाद अब जो चौथा चरण है वो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और ठीक उसके अगले दिन यानी कि नेक्स्ट वर्किंग डे में आप लोगों का जो मेडिकल एग्जामिनेशन वो होगा। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा और होप आप लोगों को वो पसंद भी आएगा। अगर पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और जो वैल्यूबल कमेंट्स होंगे वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और मैं अभी शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं, अगर आप लोगों के मन में आईज से रिलेटेड यानी आंखों की रोशनी को लेकर के किसी का 6/6 है, 6/9 है या कुछ भी ऐसा है, तो वो आप उससे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा। तो जो भी उचित सॉल्यूशन होगा वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो स्वागत है टैक्स साइको इंस्टीट्यूट में। अभी मैंने यहाँ पर एक सैंपल लिया है चंडीगढ़ भर्ती बोर्ड का, और वहाँ पर जो है कुछ जानकारी जो आई थी वो डीवी और इससे रिलेटेड वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा साझा करूँगा, ताकि इसको जल्दी जल्दी हम लोग एक बार देख सके कि किस प्रकार है। ऑलरेडी आप लोग इस चीज़ से गुजर चुके होंगे और कई यूट्यूब वीडियो भी आपने देखा होगा। जैसे आरआरबी चंडीगढ़ है और जहाँ पर दस्तावेज सत्यापन की सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं कि किस डेट में आपको कौन सी चीज़ें जो होंगी 13 से 21। इसी तरह से अलग अलग आरआरबीज का आ चुका है और कई आरआरबीज का भी आना बाकी है। तो उसमें आपको सारी चीज़ें दी हुई होंगी इसी प्रकार से, तो आप उसको देख सकते हैं कि आपका किस डेट में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और उसके नेक्स्ट वर्किंग डे में जब भी होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहीं पर एक और चीज़ दी गई है जिसमें दिया गया है ब्लॉक डेट। तो ब्लॉक डेट क्या होता है? ब्लॉक डेट का मतलब ये हो गया कि उन्होंने एक स्पेसिफिक डेट दे रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, कि जो भी बच्चे जो शेड्यूल्ड इन्होंने जारी की हुई है आरआरबी के द्वारा उसमें वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो डायरेक्टली उस ब्लॉक डेट में चले जाएं और वहां पर जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल करवाएं। और ये अंतिम मौका होगा, उसके बाद कोई भी मौका आरआरबी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। ये आरआरबी ने अपनी तरफ से जो है वो स्पष्ट कर रखा है। तो यहीं पर हम आपको आगे ले चलते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग जान लीजिए। जो ब्लॉक डेट है इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है। अब जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि कॉमन है सभी आरआरबीज के लिए, क्योंकि मैंने अलग अलग आरआरबीज में भी देखे हैं, थोड़े बहुत साइज का अंतर रहता है या कुछ पॉइंट्स का, कमोबेश बाकी चीज़ें सेम चीज़ दी रहती है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला नंबर 1, कि जो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी हैं उनको परामर्श दिया जाता है कि जो नोटिफिकेशन आरआरबी एएलपी 2024 के लिए दी गई थी और जो उसमें संशोधन दिए गए थे उसके सभी निर्देश और जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। साथ ही आवेदन पत्र में भरी हुई सभी जानकारी का रिकॉर्ड भी अपने पास रखें। यानी कि जब भी आप लोगों ने फॉर्म को फिल किया होगा, पहली बार जब आपने अप्लाई किया होगा, तो उसके जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उसकी फ़ोटो कॉपी अपने पास ज़रूर रखिएगा कि आपने क्या डाटा फिल किया था। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है पोर्टल पर सॉफ्ट कॉपी और व्यक्तिगत डाटा को अपलोड करना। ये काम अब आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्द। जैसे ही कि आप लोगों को 10 दिन पहले डीवी की डेट से ये चीज़ें सक्रिय हो जाएंगी। हो सकता है जैसे जिन लोगों का 13 तारीख को है तो आज 4 या 5 तारीख है, तो आपको ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई होगी। इसमें क्या क्या डाटा आपको अपलोड करना है? तो सबसे पहले 1 महीने अंदर का जो आपका नवीनतम फोटोग्राफ होगा और वो भी वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो फोटो आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ हस्ताक्षर जो है वो भी आपको अपलोड करना है। यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो फोटो और हस्ताक्षर होंगे ना, जो वो रियल कलर होता है उसमें होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको एडिट करके कोई और कलर कर दिया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका पहचान चिन्ह जब आप डाटा अपलोड करेंगे, वो आपका ये वेबसाइट है HTTPS, जो आपको यहाँ पे OIRMS जो है ये वाला ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसमें आपको सारे के सारे डाटा अपने अपलोड करने हैं। सेव भी आप करते जाएंगे, आराम से होता जाएगा। पहचान चिन्ह में आपको तिल और मस्से के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है। जो परमानेंट मार्क्स होते हैं इसके अलावा जो कि फिक्स्ड है, उसके बारे में आपको 2 जानकारियां देनी है। साथ ही साथ जो आपका आधार नंबर होगा वो अपलोड करना है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया है सभी प्रासंगिक मूल दस्तावेज जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुभव आदि, वो आपको अपलोड करने हैं। अब उसकी जो साइज़ है वो दे रखी है 300 KB, यानी कि 300 KB साइज़ के अंदर स्कैन की हुई PDF प्रति आपको अपलोड करनी है इस पोर्टल पे। अब यहाँ पे कई बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, मैंने BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी की है, या जिसको हम बीटेक के भी नाम से जानते हैं, क्या वो सब भी हम करें?
हो सकता है आपने जब रियल एग्ज़ाम, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, उस समय वो डाटा आपका आपका उस समय आपने नहीं फिल किया होगा, लेकिन जब आप अभी भर रहे हैं तो इस समय वो गलती मत कीजिएगा। उन सभी डाटा को आप प्रॉपरली स्कैन कीजिएगा और इनिशियल स्टार्ट कीजिएगा 10th से, फिर 12 से कीजिएगा, और 10th में भी आपको जो डाटा अपलोड करने हैं वो आपका मूल प्रमाण पत्र और उसकी जो मार्कशीट होती है वो चीज़ें हो गई, क्योंकि ये जन्म प्रमाण पत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, और नाम को लेकर के। फिर 12 का, और उसके बाद आपने जो भी डिप्लोमा किया है या जो भी हायर एजुकेशन की हैं उन सबको एक साथ, जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं उन सभी को आपको एक साथ करना है, और वो आपका डॉक्यूमेंट 1 होगा, तो उसको आप एक साथ स्कैन करिएगा। पीडीएफ स्कैनर होते हैं, कैम स्कैनर होते हैं, उसके थ्रू स्कैन कीजिएगा तो अच्छी क्वालिटी होगी। और बाद में आप उसको जाकर आई लव पीडीएफ एक वेबसाइट है जहाँ पर आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे कि ये आपको जो निर्धारित साइज दिया है 300 के भी, उसके अंदर ही आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो शैक्षणिक योग्यता आपका यू हो गया। जाति प्रमाण पत्र भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी किसी भी तरह का आरक्षण ले रहे हैं, जैसे कि एससी का हो गया, एसटी का हो गया, ओबीसी का हो गया, तो उससे रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट हैं, तो एक तो वो होने चाहिए जो उस समय जारी किए गए, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस समय के डेट के होने चाहिए। उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लेटेस्ट आपका अगर कुछ हुआ, जैसे कि ओबीसी जो होता है वो आपका हर साल आपको रिन्यू कराना होता है, तो आपको वो चीज़ें अपडेटेड भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो वो आज से साल 2 साल पहले किया होगा, और आज के डेट में आप चीज़ों को कर रहे हैं, तो ये आपका अपडेटेड होना चाहिए जितने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र किसको कहते हैं? जिसको कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली जो गवर्नमेंट जॉब में है, सपोज आप रेलवे में ही वर्किंग है या किसी अन्य दूसरे सरकारी संगठन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आप ऑलरेडी एक जॉब में इनरोल्ड है, सरकारी जॉब में, प्राइवेट के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सरकारी जॉब में हैं तो उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप वहाँ से प्रॉपर रिलीविंग लेकर के आएँ, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि आगे चल कर के किसी भी तरह का कोई जो कहते हैं हम, आपको कानूनी अड़चन ना आ जाए किसी भी विभाग को लेकर के, कि आपका कुछ बकाया तो वहाँ नहीं है या कुछ और चीज़ें तो नहीं है, तो वो एनओसी सर्टिफिकेट भी आपको लेना होगा। और ये आप लोग जितने भी लोग हैं इससे संबंधित, उन लोगों ने ऑलरेडी एनओसी अप्लाई किया होगा फॉर्म को अप्लाई करते समय, तो आपको वो आराम से मिल भी जाएगा, तो कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। उसके अलावा किसी भी तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका है तो वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस पोर्टल पे करना है। साथ ही साथ क्या दिया गया है यहाँ पर कि आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर अभ्यर्थी की निर्धारित डीवी से 10 दिन पूर्व सक्रिय किया जाएगा, यानी कि जो ये लिंक होगा आपका वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ठीक 10 दिन पहले सक्रिय हो जाएगा, ताकि अगले 10 दिनों में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकें। सभी निर्देश और एफएक्यू को ध्यान से पढ़ें और दस्तावेज सावधानी पूर्वक अपलोड करें। अपलोड करने के बाद क्या होता है कि आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि अपलोड हुआ या नहीं हुआ, तो वहाँ पे एक प्रीव्यू का बटन होता है, उसके थ्रू आप जाकर के देख सकते हैं कि वो अपलोड हुआ है या नहीं। अगर वो नहीं हुआ है तो आप उसको दोबारा से स्कैन करके और फिर दोबारा से आप उसको अपलोड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया है अभ्यर्थी सर्वप्रथम क्या करेंगे, यानी कि क्रमानुसार आधार कार्ड, पासपोर्ट आधार कार्ड फोटो, हस्ताक्षर और 2 पहचान चिन्ह, जो कि मैंने बोला तिल और मस्सा छोड़ के, अपलोड करेंगे। यानी सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, पासपोर्ट आकार का फोटो और हस्ताक्षर और 2 पहचान के जो चिन्ह होते हैं वो अपलोड करेंगे। इसके उपरांत अभ्यर्थी द्वारा अन्य आवश्यक दस्तावेज निम्न अनुसार अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग इसको क्रमानुसार लिख सकते हैं कि नंबर 1 पे आपको आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने हैं, देन आफ्टर आपको जो आरआरबी के द्वारा या आपकी जो शैक्षणिक योग्यता और अन्य प्रमाण पत्र हैं वो जारी करने हैं। सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीएटी के द्वारा दौरान जारी किया गया ई कॉल लेटर, तो ये आप लोगों के पास उपलब्ध होने चाहिए। आप इसको अपलोड करेंगे सॉफ्ट फॉर्म में, तो ये आपका दस्तावेज 1 हो जाएगा, दूसरा दस्तावेज हो जाएगा। अब कई बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं ई कॉल लेटर नहीं मिल रहा है, सपोज किसी के सीबीटी 1 के नहीं मिल रहे हैं, 2 के नहीं मिल रहे हैं या सीबीएटी के नहीं मिल रहे हैं, तो आप जहाँ से भी हैं आप वहाँ पर ई एफआईआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करके वहाँ पर गुमशुदगी यानी मिसिंग का रिपोर्ट आप इस डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो आपका रोल नंबर है वो आप जारी कर सकते हैं, और उसकी कॉपी आप यहाँ पर लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। तो ये आपका हो गया। दूसरे नंबर पे मैट्रिक यानी 10वीं के
कक्षा का प्रमाण पत्र और अंक तालिका एक ही पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करने हैं। यानी कि जो 10th का आपका मूल प्रमाण पत्र हम जिसको कहते हैं और अंक तालिका यानी आपकी मार्कशीट, उसको एक साथ स्कैन करके आप अपलोड करेंगे। उसके अलावा जो आप समुदाय, जो मैंने SC ST OBC और EWS कैटेगरी बताया वो भी आपका होगा। अब EWS भी आपने जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उस समय का और लेटेस्ट में, क्योंकि ये भी हर साल होता है, तो वो भी आपको लेटेस्ट में दोनों अपलोड करने होंगे। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि OBC EWS वर्ग के अभ्यर्थी अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की तिथि पर मान्य अवधि, जो इसके बारे में मैंने चर्चा की, तथा वर्तमान अवधि यानी कि लेटेस्ट का एक संयुक्त PDF फाइल अपलोड करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसमें बताया गया है यदि अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम या किसी अन्य दस्तावेज में स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक है, या किसी में कई बार क्या होता है मिस्टेक की जगह पर कहीं पर, जैसे मेरे पास किसी स्टूडेंट का कॉल आया कि सपोज एक एग्जांपल मान लीजिए राम कुमार शर्मा दिया हुआ है और आधार या किसी अन्य डॉक्यूमेंट में केवल राम कुमार है और शर्मा नहीं है, तो ऐसे चीज़ों में आप एक एफिडेविट जिसको कि शपथ पत्र बनाते हैं वो आप बनवा सकते हैं कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो एक ही हैं और मूल रूप से ये होंगे जो आपके 10th सर्टिफिकेट में होंगे। यानी कि जो 10वीं में आपका नाम आपके माता पिता का नाम होगा वही एक्चुअल नाम के रूप में यहाँ पर आपको होना चाहिए और इससे रिलेटेड आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है डिप्लोमा डिग्री तथा संबंधित अन्य अंक तालिकाएं मार्कशीट को एक ही फाइल या फाइल में अपलोड की जाएगी। यानी कि जितने भी डिप्लोमा डिग्री और उससे संबंधित मार्कशीट्स हैं और मूल प्रमाण पत्र हैं, आप सभी को, जैसे आपके 8 सेमेस्टर हैं या उससे ज़्यादा सेमेस्टर्स हैं, सबको आपको एक साथ आपको सेमेस्टर वाइज या फिर जितने आपके मूल प्रमाण पत्र भी हैं सबको एक जगह आप एक साथ अपलोड करेंगे एक क्रम में, और फिर आप उसको स्कैन करके अपलोड करके आप करेंगे। नेक्स्ट है उपरोक्त दस्तावेज के अतिरिक्त यदि कोई अन्य प्रमाण पत्र और दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं जिसको हम एडिशनल डॉक्यूमेंट श्रेणी में अपलोड किया जा सकता है। अन्य दस्तावेज क्या हो सकते हैं आपके, जैसे कि सपोज आपने NOC लिया हुआ है तो आप उसको उस रूप में दे सकते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ दे सकते हैं। H पॉइंट में दिया गया है अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे सभी स्कैन की गई प्रतियां गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव में भी सुरक्षित रखें। और देखिए यहाँ पे इसे बोल्ड किया गया है, इसे अति आवश्यक समझा जाए। कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तकनीकी खराबी के कारण आप उसको एक्सेस आप नहीं कर पाएंगे, या जो वहाँ पर RRB के पर्सन होंगे वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास अगर आप पेन ड्राइव में लेकर के जाएंगे या गूगल ड्राइव पे रखेंगे तो वो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल होगा और आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसकी एक कॉपी अपने पास भी रखिए, व्हाट्सएप पे भी आज की ज़माना है, आप वहाँ पर भी इसको रख सकते हैं। यही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में दी गई हैं। अब यहाँ पे 3rd नंबर पॉइंट बताया गया है ई कॉल लेटर डाउनलोड करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। DV के लिए आपको ई कॉल लेटर डाउनलोड करने का पोर्टल लिंक RRB चंडीगढ़ या जो भी संदर्भित होंगे उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रत्येक शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार की निर्धारित DV तिथि से 4 दिन पूर्व लाइव किया जाएगा। यानी कि अगर मान के चलिए आपका 10 तारीख को है तो आपका 5 या 6 तारीख को जो है वो लाइव होगा ई कॉल लेटर, और आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसको डाउनलोड करने के साथ उसके 2 प्रिंट आपको लेने हैं और उसके सभी भी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हो सकता है कोई सारी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि अभी RRB ने अपने इन डॉक्यूमेंट्स में नहीं बताई हैं, हो सकता है उसमें वो चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई हो, उसका भी आपको ध्यान में रखना है। और नियमानुसार जो SC ST उम्मीदवार होंगे उनको मुफ्त यात्रा का प्राधिकरण भी दिया जाएगा, यानी कि वो फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये 3 पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें और क्या बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो अभी हमने क्या देखा था, फेज 1 था जहाँ पर कि DV से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने थे। अब आ जाते हैं DV के लिए आपको हार्ड कॉपी, यानी कि उसका ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी आपको ले जाना है, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। पहले बताया गया है उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित वस्तुएं लानी होंगी। सबसे पहले जो ई कॉल लेटर आपको 4 दिन पहले लाइव होगा, आप उसका प्रिंट आउट लेंगे और वैध या नवीनतम पहचान पत्र, अधिमानता 2 मूल पहचान पत्र आपको रखने होंगे। तो ऑब्वियसली आपके पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, वोटर ID होगा, पासपोर्ट नहीं भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी हो सकता है, या अन्य कोई सरकारी पहचान पत्र है। तो जैसा मेरा मानना है कि आधार और पैन तो सभी के पास होता है, तो ये दोनों ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेकर के जाने हैं और ई कॉल लेटर का प्रिंट आउट 2 कॉपी आपको लेकर के जाने हैं। हो सके तो आधार और पैन का भी फोटो कॉपी आप 1-1 या 2-2 लेकर के जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट है सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां 2
एवं 2 स्व प्रमाणित फोटो कॉपी सेट, यानी कि जितने भी आपके 10th मतलब एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितने भी आपके हो गए, उसके अलावा आधार और पैन जो हो गया वो, उसके अलावा जो भी आपके सामुदायिक पहचान पत्र हो गए, वो सब ओरिजिनल तो लेके जाने हैं, एनओसी ओरिजिनल ले जाने हैं, साथ ही साथ उसका आपको 2 सेट फोटो कॉपी करना है। और स्व प्रमाणित का मतलब क्या हुआ कि सेल्फ अटेस्ट करना है। अब सेल्फ अटेस्ट में भी बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल्फ अटेस्ट कैसे किया जाता है। जैसे सपोज आपका 10th का मार्कशीट है, आपने उसकी फोटो कॉपी कर ली, अब सिंपल आप उसमें लिख सकते हैं सेल्फ अटेस्ट, और नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए, आप अपना करेंट जो डेट है वो आप लिख दीजिए, तो वो आपका काफ़ी है। हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। तो अब मतलब होता है आप उसको हस्ताक्षरित कर दें और वो आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कम से कम 6 पासपोर्ट साइज का फोटो सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ, जो मैंने पहले बताया था, जो कि 1 माह से अधिक पुराना ना हो, वो आपको लेके जाना है। यानी कि 6 पासपोर्ट साइज का फोटो, तो मैं आपको बोलूँगा 6 नहीं, आप 8-10 ले करके जाइए। कई बार फोटो चिपकाने में ख़राब हो जाते हैं, तो आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो ज़रूर आप लोग खिंचवा लीजिएगा, लेटेस्ट जा करके खिंचवा लीजिए अगर नहीं है तो। उसके बाद 3rd नंबर पे CBT 1-2 और CBAT का कॉल लेटर के उम्मीदवार की प्रति और आवेदन पत्र की प्राप्ति प्रति जो है वो भी आपको लेकर के जानी है, जो ऑलरेडी आपके पास होगा। अगर नहीं है तो आप इससे रिलेटेड ऑनलाइन FIR किया होगा, वो कॉपी आप लेके जाइएगा। साथ ही 24 रुपये आपको नगद मेडिकल परीक्षा शुल्क के रूप में लेकर के जाना है, क्योंकि वो आपको नॉमिनल चार्ज जो है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा यहाँ पे फिक्स किया गया है, वो आपको देने हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको एडवांस में ही बता दूँ कि जो मेडिकल टेस्ट आपको DV के जस्ट बाद होने हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर कि आपको कुछ एडिशनल टेस्ट भी करवाने होंगे। अगर वो एडिशनल टेस्ट उस रेलवे के हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं तब तो कोई बात नहीं है, बट अगर कहीं और होने हैं तो उसके लिए जो भी खर्च होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा, जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर जो मेरे ख्याल से हिंदी से अलग भाषा, जैसे साउथ इंडिया की बात करें जहाँ पर कि अन्य लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा यूज़ में होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हिंदी अंग्रेजी के अलावा कुछ और लैंग्वेज में भी होते हैं। तो अगर मैं साउथ इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो वहाँ पर अगर हिंदी अंग्रेजी में उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनका स्व प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड जो ट्रांसलेटेड कॉपी होगा वो भी उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जो भी उसके प्रारूप होंगे DV के समय में प्रमाण पत्र के, वो उसी रूप में भी आपको प्रस्तुत करने होंगे। क्योंकि हो सकता है कि आप हो त्रिवेंद्रम से और आपने जम्मू कश्मीर का पढ़ा है और वहाँ पर उनको जो है साउथ की लैंग्वेज नहीं मालूम है, तो हिंदी इंग्लिश जो है वो आपको होता है। और साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी आपने देखा था हिंदी इंग्लिश ही जो है वो सर्वमान्य भाषा के रूप में होती है। इसके अलावा जो सेवारत कर्मचारी हैं उनको नियोक्ताओं से NOC, जो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट जॉब के बारे में, वो चीज़ें यहाँ पे होना चाहिए। DV का प्लेस जो है वो हर एक RRB का अपना अलग अलग होगा, DV की तिथि भी अलग अलग होगी। DV का समय नॉर्मली 8-9 बजे का होता है, वो चीज़ें होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप प्रवेश करते हैं तो जो भी आपका प्लेस है वहाँ पर आप समय से पहले पहुँचिए, और DV के हॉल के मुख्य द्वार पर जो सीटिंग प्लान होता है वहाँ पे अपना रोल नंबर जरूर जांच लें कि हाँ आपका किस रूम नंबर में हो रहा है। पता चला आप लंबी कतार में हैं, वेट कर रहे हैं और किसी और रूम में हो रहा हो, तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। DV हॉल के अंदर क्या बच्चों को एडवाइस किया जाता है, दिया जाता है कि वो प्रस्तुत रूप से अधिमानता फॉर्मल ड्रेस में आए। यानी कि आपको कैजुअल ड्रेस में नहीं आना है कि आप निक्कर में चले गए हैं, शॉर्ट ड्रेस में चले गए हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कई बच्चे आ जाते हैं इस तरह में शूज़ में या फिर सैंडल में या स्लीपर में आ गए, तो आप फॉर्मल ड्रेस में जाइए, क्योंकि आप सभी लोग एक सरकारी सेवक बनने जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको एक जो कहते हैं कोड एंड डिसिप्लिन, उसको आपको फॉलो करना होता है, तो आप उस रूप में जाइएगा, तो एक गुड इंप्रेशन होता है जो भी वहाँ पे HR के बंदे होते हैं उनके लिए। साथ ही केवल आवश्यक सामग्री या सामान ही साथ में लेकर आए। मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब यहाँ पे लिखा तो गया है कि मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बट मोबाइल तो अब जीवन का एक अभिन्न अंग है, आप उसको कहाँ छोड़ करके जाएंगे, तो आप साइलेंट मोड में आप उसको अपने पास रख सकते हैं। उम्मीदवारों को सीटिंग प्लान के अनुसार बैठना होगा और DV अधिकारियों के निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा। यहाँ अक्षरशः नहीं दिया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। जो बोले उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, अपने मनमानी वहाँ पर कोई भी ना करे या किसी के बहकावे में आकर ना करें। किसी भी प्रकार की अनुचित और अनुशासनहीन गतिविधियों पर अयोग्यता घोषित की जा सकती है, यानी कि बेवजह आप वाद विवाद में ना पड़े।
अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो आप अपनी तरफ से वेल डिसिप्लिन और मैनर्ड वे में ही अपने आप को वहाँ पर प्रस्तुत करें। अब डीवी के बाद क्या करना है, डीवी अधिकारियों द्वारा मेडिकल मेमो 2 प्रति में तैयार किया जाता है। 2 मेमो क्या होता है, बेसिकली आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मेमो का मतलब होता है एक रसीद दिया जाएगा, एक चालान दिया जाएगा, 2 प्रति दी जाएगी, एक प्रति होगी आपके लिए और एक प्रति होगी हॉस्पिटल में जमा करने के लिए। तो 2 प्रति तैयार किया जाएगा। प्रत्येक सत्यापित उम्मीदवार से 24 रुपये मेडिकल शुल्क वहीं पे लिया जाएगा और उसकी रसीद और 2 पासपोर्ट साइज फोटो मेमो पर स्टेपल की जाएगी। उम्मीदवारों को अपने अंगूठों के निशान, हस्ताक्षर और वर्तमान मोबाइल नंबर दोनों प्रति पर स्पष्ट रूप से लिखने होंगे। तो इस चीज़ को आप लोग पालन कीजिएगा और डीवी अधिकारी इन्हें एकत्र करेंगे और मेडिकल परीक्षा की तिथि, स्थान और निर्देशों की जानकारी देंगे। यानी आपका जो मेडिकल है वो कहाँ होगा, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि किस डेट को होने वाला है, किस स्थान को और किस निर्देशों को। तो जैसा मुझे जानकारी है कि आपको एटलीस्ट आप सभी लोग 3 से 4 दिन का अरेंजमेंट करके जाइएगा। हो सकता है कि आपका सपोज सैटरडे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, संडे अगला दिन होता है, वहाँ कुछ नहीं होगा, उसके बाद मंडे को मान लीजिए कोई सरकारी अवकाश हो गया, क्योंकि अभी बहुत लंबा दौर चलेगा अलग अलग सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो उस दिन भी आपका नहीं होगा तो उसके अगले दिन जा करके आपका डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हो सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन में भी आपके साथ समस्या ये आ जाए कि आपको कोई इशू हो जाए, बीपी आपका बढ़ जाए या फिर आपको सपोज आई से रिलेटेड कोई टेस्ट कराने के लिए बोल दिया जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाए तो उस केस में आपको अतिरिक्त दिन या अगले दिन के लिए जाना पड़ेगा। तो 3 से 4 दिनों का अपना इंतजाम कपड़े वगैरह सारी चीज़ें आप अपने साथ लेकर के जाइएगा ताकि आप किसी तरह से परेशान ना हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको जानकारी के में बताई गई। या मेडिकल एग्जामिनेशन डीबी प्रक्रिया जब सफल हो जाएंगी तो अभ्यर्थी को अगले कार्य दिवस से, कार्य दिवस का मतलब वही हुआ कि सैटरडे, संडे या फिर मान लीजिए कोई ऐसा पर्व त्यौहार हो गया, दीपावली का दिन आ गया या छठ पूजा, या कहाँ हर एक जगह का अलग अलग होता है। तो जैसे सपोज अगर किसी का आरआरबी पटना है और उस बीच छठ पूजा आ गई तो वहाँ पर 4 से 5 दिनों की छुट्टी होती है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को अपना फाइनल करना पड़ेगा। पर संबंधित आरआरबी क्षेत्राधिकार में नामित रेलवे अस्पताल में मेडिकल परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो डीवी और मेडिकल के लिए कम से कम 4 दिन तक रुकने की तैयारी करें और स्वयं के खर्च पर करें। रेलवे अस्पताल में सामान रखने की कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए जब आप मेडिकल के लिए जाइए तो अपने साथ कोई ऐसा सामान लेकर मत जाइए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप लोग जब भी जाइएगा तो मैं अपने और से ऐड ऑन कर रहा हूँ कि आप एम्प्टी स्टोमक जाइएगा, खाली पेट जाइएगा, क्योंकि कुछ टेस्ट होते हैं जो कि खाली पेट कराए जाते हैं। तो उस केस के लिए कि हाँ आप खाने के सामान साथ में लेकर के जाइए, बट जब आप पूछ लीजिए कि हाँ अब हम कुछ खा सकते हैं तो आप खाइएगा। साथ ही कोई सामान न लाएं, केवल वैध और वर्तमान फोटो पहचान पत्र ही साथ रखें। मेडिकल परीक्षा के लिए अस्पताल हेल्थ यूनिट कोई शुल्क नहीं देना है, यानी आपसे कोई भी अगर वहाँ पर कर्मचारी बोलता है कि आप पैसे दीजिए, आपको कोई पैसे नहीं देने। आपने जो 24 रुपये डीवी के दौरान दिए थे वही आपके लिए है, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। जो चीज़ मैं आपको कह रहा था, यदि किसी दुर्लभ स्थिति में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, लेजर आई सर्जरी की जांच जैसी सुविधा रेलवे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो उम्मीदवार को संबंधित लैब या अस्पताल का शुल्क देना पड़ सकता है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊं, जब हमारा एनटीपीसी स्टेशन मास्टर का चल रहा था मेडिकल, तो चेन्नई में जो बच्चे हमारे यहाँ से गए थे तो उनको आइस से रिलेटेड इसी तरह से आई सर्जरी की जांच के लिए कह दिया गया और उस हॉस्पिटल में, रेलवे हॉस्पिटल में वो सुविधा नहीं थी तो उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा गया जहाँ उनके 3 से 4 हज़ार रुपये लग गए थे, अपनी जेब से देने पड़े थे। तो ये चीज़ों को भी आप लेकर के, पैसे का भी इंतजाम करके लेकर के जाइएगा कि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। ये चीज़ें हो गई। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि कोई आपको झूठे जालसाजे या फिर बहकावे में आकर के आपको जॉब से रिलेटेड एक्सचेंज या कुछ ऐसी सुविधाएं बता रहा है तो उन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है कंसर्न आरआरबी, उसी पे आपको सारी की सारी चीज़ें करनी है। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपके नोटिफिकेशन पे आ जाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ, एक गुड न्यूज़ भी है यहाँ पर, वो भी मैं आपको दूंगा। तो जो आपका आरआरबी का नोटिफिकेशन 2024 में आया था उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज 12.4 में दिया गया था कि बेस्ड ऑन द मार्क एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ पार्ट ए सीपीटी, यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं। कैंडिडेट्स तो कितने लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में,
कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी अगर 10 वैकेंसी है तो 10 ही लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, भले ही मेरिट में आने वाले लोगों की संख्या या साइको पास करने वाले लोगों की संख्या 100 ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर 1:1 का रेशियो जो है वो फॉलो किया जाएगा। इसका एडवांटेज क्या होगा वो अभी आपको गुड न्यूज़ के रूप में दिख जाएगा। बाकी और चीज़ें हैं वो उतनी रिलेवेंट नहीं है। हम पॉइंट नंबर ई पे आ जाते हैं जो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, खास करके वैसे स्टूडेंट जो अभी मेरिट में नहीं आए हैं। इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल इन इम्पैनलमेंट ऑफ अदर exigencies, RRB reserve the right to utilize the candidate down in the merit list if required as per merit and option of such candidates। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये 1:1 की आधार पे ये डीवी के लिए बुला रहे हैं। अच्छा, अभी ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम हो जाए, फिर हम मेडिकल वाला अगले वीडियो में लिंक आपको लेटेस्ट शेयर कर देंगे। तो अगर मान लीजिए जो 1:1 का रेशियो चल रहा है और उसमें मान के चलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% अटेंडेंस नहीं होगी। जैसे अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 52 बच्चे हैं जो कि अपने बैच से शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, और मेरी जानकारी में 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग है या कहीं पर अच्छा न्यूज़ आने वाला है। उसके अलावा आप मान के चलिए कि 3 से 5% बच्चे जो होते हैं जिनको आई से रिलेटेड इश्यूज होता है, बावजूद उसके वो बाकी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं और यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे जाके वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली शॉर्टफॉल होने वाला है, और जो भी बच्चे कम पढ़ेंगे तो वो मेरिट में एज पर कैटेगरी या जो भी उसका मेथड होगा उसके अकॉर्डिंग वो वेटिंग लिस्ट से कॉल करेंगे और उनको बुलाया जाएगा। यानी कि सेकंड पैनल भी आएगा, थर्ड पैनल भी आएगा। यानी अगले 2 सालों तक तो मिनिमम आप मान के चलिए 2 बार तो आप लोगों को वेटिंग लिस्ट से कॉल आएगा ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। वेरिफिकेशन से रिलेटेड और चीज़ बता दूँ, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी एंड विल हैव टू प्रोड्यूस देयर ऑलरेडी, तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे बात कर ली है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स वो भी हमने कर लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद फिर मेडिकल का होगा। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोगों का जो चीज़ें मैंने अभी यहाँ पर बताई हैं वो आप सभी लोगों को क्लियर है, यस या नो, एक बार मुझे बता दीजिए। देन आफ्टर मैं आप लोगों से पूछूंगा। एक बार मैं आप लोगों को अलाउ कर देता हूँ जिससे कि आप सभी लोग जो हैं अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कुछ है तो। जी, अनम्यूट कीजिए और 1 बाय 1 पूछिए। प्रिया कह रही हैं कि ऑल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहित का भी क्लियर है। वैसे स्टूडेंट जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, मनीष कह रहे हैं कि जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ अश्वनी बोल रहे हैं सर। हाँ, अश्वनी जी बोलिए। सर वो मेरा ना जो फॉर्म के टाइम मैंने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था वो खो चुका है। जी जी, कास्ट सर्टिफिकेट आपका खो चुका है। और जी सर, बस यही था सर। मतलब अच्छा, तो देखिए जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट खो चुका है, लेकिन जो आपने अपलोड किया होगा तो उस अपलोड की सॉफ्ट कॉपी तो होगी ना आपके पास। सर वो तो अभी नहीं मिल रही है। नहीं, जैसे हाँ, आप उसका जब फॉर्म अप्लाई, सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन नंबर है। नहीं, जब आप क्या कीजिएगा, जब आप अपने स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे ना, या कैंडिडेट्स लॉगिन में रजिस्टर नंबर से, जैसे प्रिया भी यस सर। बता रही है, तो वहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे या जो आपका एप्लीकेशन होगा वो सब चीज़ें वहाँ होंगी। वहाँ उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से उसकी सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लीजिए। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी, एक एफआईआर कर लीजिए कि जो आपकी वो सॉफ्ट कॉपी थी वो आपसे गुम हो गई है, मिसिंग है, और नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक है सर। और किन्हीं थैंक का कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सैकत, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? सर सर मेरा एक डाउट है सर, स्पेलिंग नवीन, संबंधित है सर। नवीन हाँ और सर बोलिए। एक आंख। यस सर। नवीन बोलिए। सर मेरा डाउट था कि सर मेरे जो एड्रेस है, एड्रेस में सर स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, तो एड्रेस सर वो से, कैसे सही होगा? एड्रेस से कोई इशू नहीं है। जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है ना, वो आपके नाम, जी आपके सर। माता पिता के नाम, उससे रिलेटेड होता है। एड्रेस में कोई जी इशू नहीं है। आप एक एफिडेविट अगर बनाना चाहें तो बना ले, नहीं बनाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस तो आज आप यहाँ हैं, कल को कहीं और रह सकते हैं। लेकिन जो आवासीय जी प्रमाण पत्र की बात जहाँ पे आती है, तो वहाँ पे जी आपका सर। आवास जो है, तो वो हाउस नंबर या मान लीजिए जो आपका एग्जैक्ट जो हम कहते हैं आइडेंटिकल चीज़ है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। बाकी
आप एफिडेविट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत होगी नहीं। सर एक डाउट है, आँख संबंधित पूछ सकते हैं सर? हाँ, पूछिए। सर कह रहे थे जैसे मेरे आँख में 0.25 का पावर है, राइट वाले में, और लेफ्ट वाला बिल्कुल सही है। तो हाँ, सर मेडिकल में छँटने का कितना परसेंट चांस हो सकता है? नवीन पता है क्या होता है कि कई बार बच्चों को लगता है कि उनको पावर है या बहुत पहले चेक कराया होगा तो पावर है। क्या होता है, हमारी जी। बॉडी खुद ही रिकवर करती है, समय के साथ अपने आप ही रिकवर करती है। कई बार लोगों का देखा होगा बिना कुछ की आंखों का चश्मा उतर जाता है। तो जो जी सबसे सर। ज़रूरी चीज़ है, जो मैंने ग्रुप में भी बोला था और अभी दोबारा से मैं ये कह रहा हूँ, आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी लोग अपना एक अच्छे हॉस्पिटल में जा कर के A1 कैटेगरी डॉक्टर को बताइएगा, A1 कैटेगरी का आई चेकअप कराइए, उसका प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, जी। अगर उसमें कुछ पावर्स हैं तो वो लिखवाइए और देन आफ्टर मुझे भेजिए। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर लगे तो मुझे भेजिए, फिर मैं आपको आगे कुछ फर्दर चीज़ें होंगी वो मैं बताऊंगा। तो अभी मत ये जी। सोचिए कि आपको पावर है या कुछ भी ऐसी चीज़। जी। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। ओके। एनीवन एल्स जी जिनको सर। कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि ये ना 4 मिनट में बंद हो जाएगा मेडिकल, हम अगली वीडियो में लेंगे, लिंक जो शेयर करेंगे। जी सर, मैं रोशनी, मुझे भी कुछ पूछना है। हाँ रोशनी बोलिए, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। जी, जी। हाँ बोलिए रोशनी। सर वो मतलब हम लोग की यूपी में जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, जी। वो सेंट्रल का जो बना है और जो रेलवे का फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का वो सेम है। जी तो जो ओबीसी का मैंने कास्ट सर्टिफिकेट सीएससी से बनवाया है वही चल जाएगा या फिर मुझे कचहरी जाके फिर फॉर्मेट पे बनवाना पड़ेगा? देखिए, आरआरबी ये कहता है कि जो एक्चुअल फॉर्मेट है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा फॉर्मेट को, जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपके स्टेट में भी सेम फॉर्मेट है तो आपको एडिशनल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी सर, यूपी का सेम ही है सेंट्रल से। हाँ, वो एक बार आप दोनों, सेंट्रल का नहीं, आप रेलवे का देखिए, वैसे तो सेंट्रल में ही आएगा, बट फिर भी एक बार जी। आप आरआरबी वाला चेक कर लीजिए कि दोनों सेम है। अगर सेम फॉर्मेट है, अक्षर सा सेम है, तो कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर द सेफर साइड अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनवा के रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जितने भी स्टूडेंट को लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, तो रेलवे बोर्ड आपको समय देता है कि आप विद इन दिस टाइम ऑफ लिमिट आप उस डॉक्यूमेंट को बना करके ला करके मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वो वर्ड लिखे जाते हैं कि अमान्य कर दिया जाएगा, अयोग्य करार कर दिया जाएगा, बस आप बंदा सही होना चाहिए। अंडरस्टैंड? जी, जी। ठीक है, चलिए। तो एनीवन? सर वो जो रेलवे के फॉर्मेट में मतलब सन ऑफ या फादर ऑफ करके लिखा आ रहा है, कहीं वाइफ ऑफ लिख के लिखा नहीं आ रहा है और मेरा मतलब कास्ट बना है तो हस्बैंड के नेम से बना है। देखिए, वैसे तो पिता और पति ऑब्लिक करके दिया रहता है, क्योंकि हो, सर वो उसमें फॉर्मेट में नहीं दिया है, रेलवे वाले में भी नहीं दिया है रेलवे वाले में ही नहीं दिया है। और आपने जो बनाया है उसमें है। हाँ, वो जो पहले बना था वो तो है मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना था। हाँ, तो फिर आप उसी को कैरी कीजिए। अगर मान के चलिए वो ऑब्जेक्शन करते हैं तो बोलिएगा ठीक है सर, मैं आपको नया बना करके दे देंगे। जी। ठीक है। जी सर। थैंक यू एनीवन? सर। ओके, वेलकम। एनीवन एल्स? हेलो सर, मुझे पूछना था कुछ। हाँ काजल बोलिए। सर हम लोगों को डिप्लोमा में जो सेमेस्टर की मार्कशीट है वो नहीं मिली मिली हुई है, जी, और लास्ट ईयर की मिली हुई है मार्कशीट। तो सर हम लोग को क्या प्रॉब्लम होगी वहाँ पर? देखिए, अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिया गया है तो आप यूनिवर्सिटी में जा करके और बोलिएगा कि मेरा ऐसे इस प्रकार से रेलवे का मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे आप जो मेरे मार्कशीट है उससे रिलेटेड आप मुझे एक प्रमाण पत्र दे दीजिए और वो आप ले जा करके दे सकते हैं। सर हम लोग के जो यूनिवर्सिटी वाले होते हैं सर बहुत रूडली बिहेव करते हैं सर, देखिए, ज़्यादा। आपका कहना बिल्कुल सही है, आप जाइए डायरेक्ट वहाँ पर, जो सपोज जो हायर अथॉरिटी होंगे ना, या थ्रू प्रॉपर HOD। जो एचओडी होंगे, एचओडी से नहीं, ये सब चीज़ें ना आपको जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट आई थिंक होता है, हाँ हाँ। अकाउंट्स या कौन सा कहते हैं, लेखा कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वहाँ सर पर डॉक्यूमेंट जहाँ पर जो है। रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं बेसिकली, यस सर। तो वहाँ पर जाइए और जो आपका ई कॉल लेटर आएगा या जो अभी आपका रिजल्ट आ रखा है, रोल नंबर, वो साथ लेकर के जाइए। बोले कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, आप मुझे इसमें मांगा गया, आप मुझे ये लिख करके या बना करके दीजिए, वो देंगे।
ओके सर। और बाकी एक बार आप ट्राई करके देखिए ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं, अगर होगा तो सर वहाँ से मेरे पास 6 सेमेस्टर की है, हाँ बट सर जी। हेलो। हाँ काजल, हेलो हाँ काजल बोलिए। सर, मेरे पास 6 सेमेस्टर की है, बस सर एक सेमेस्टर में थोड़ा ब्लर हो गया। अब वो मतलब मैंने कोशिश की लॉगिन करने की जी वेबसाइट पे, बस सर हो नहीं रही है वो लॉगिन। अच्छा ठीक है, वैसे सारे सेमेस्टर का मिल जाएगा ऑनलाइन। अभी ये मीटिंग बंद होने वाली है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको एंड कर रहा हूँ तुरंत, फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। Recording stop. तो लिंक मैंने शेयर कर दिया है दूसरा, आप सभी लोग एडमिन ग्रुप में जा करके वहाँ से ज्वाइन कर चुके होंगे होपफुली, और मैं आप लोगों को फिर आगे की बात करता हूँ जी। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। हेलो, मेरी आवाज़ मिल पा रही है? आशीष, मनीष, यस सर। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो जो आपका क्वेश्चन था कि मार्कशीट नहीं मिल पा रही है, कई सारे बच्चों का हो रहा है, तो एक बार आप ऑनलाइन जा कर के देखिए। अगर इन द वर्स्ट केस नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट कॉलेज जाइए और वहाँ से जा कर के आप उनके लेटर हेड पे लिखवा सकते हैं कि हाँ आप मुझे ये लिख करके दीजिए, इस प्रकार से है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं तो फिर हम मेडिकल पे आते हैं। जी जी सर, वो जो मेरी मार्कशीट है जी वो ऑनलाइन पब्लिश हुई है, जी। तो मुझे अटेस्ट करवाने की जरूरत है वो कॉलेज से? नहीं, ऑनलाइन है तो फिर अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका प्रिंट आउट लेकर के चले जाइए और सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए। जी सर, ओके थैंक जी। बाकी जब एक बार ई कॉल लेटर आ जाएगा ना, उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, तो मैं उसको एक बार पढ़ करके आप लोगों को और अच्छे से बता पाऊँगा। बाकी मैं बोल रहा हूँ, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए और आप सही होने चाहिए। तो कुछ 19-20 होगा तो वहाँ आरआरबी कोऑपरेट करती है, आपको टाइम दे देगी कि हाँ आप ये बना करके ले आइए, आपको इतना दिन का टाइम दिया जाता है। आपसे रिटर्न में क्या ले लिया जाएगा, एक एप्लीकेशन में लिखवा लिया जाएगा कि हाँ आप लिख करके दीजिए कि हाँ आप इतने दिनों में वो साक्ष्य को प्रस्तुत करेंगे। ओके चलिए, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड? अगर नहीं है तो फिर मेडिकल के लिए बढ़े। सर करेक्टर सर्टिफिकेट का बता दो एक बार। देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जैसे हमने जो ये लिस्ट देखी थी, एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, उसमें कहीं पर भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं बोली गई है। सपोज आप यहाँ पर भी देखेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत तब होती है जब आपका मेडिकल हो जाता है और आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो ज्वाइनिंग के टाइम में आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो दिया जाता है कि आप अपने जो स्थानीय स्तर पर इसको बनवा करके ला करके फिर सबमिट कीजिए। इज इट क्लियर? ओके सर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अभी रिक्वायरमेंट किसी भी जॉब में नहीं होती एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, वो आपको पहले ही बता देंगे, आपको वो बना करके ले करके आना पड़ेगा। चलिए, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है, तो अब हम लोग आ जाते हैं मेडिकल पे बिना समय गवाए, क्योंकि वो बहुत सर एक इम्पोर्टेंट। डाउट था, दिस हाँ इज बोलिए। बोलोस। जी बोलिए। सर इनकम सर्टिफिकेट मराठी लैंग्वेज में है सर, तो जी उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये चीज़ मैंने आपको बताया कि जैसे साउथ इंडिया में ये इश्यूज आ सकता है, तो उस केस में आपको ये करना है कि आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको स्व अभिप्रमाणित कर लीजिए, यानी सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए।
अब वो कैसे करेंगे आप, उसका भी इजी तरीका है, आजकल तकनीक का दौर है। आप उसकी पीडीएफ फाइल को ऑनलाइन स्कैन करके डाल दीजिए आई लव पीडीएफ पे, या फिर कई सारे साइट होंगे, और इसको लिख दीजिएगा ट्रांसलेट इनटू हिंदी और इंग्लिश, तो वो करके दे देंगे, वहाँ से आप उसको ले लीजिए। हेलो हेलो सर। क्लियर? सर हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ मिल रही है। सर इनकम सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है? नहीं, इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता सभी को नहीं होती है। जैसे सपोज मान के चलिए कि कोई ओबीसी से रिलेटेड है, नॉन क्रीमी लेयर, तो वहाँ पर उनको देना पड़ेगा ना, बिना उसके वो कैसे होगा। एससी कैटेगरी वालों को भी चाहिए होती है? हाँ, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है मनीष, थोड़ा सा प्रॉपर्ली बोलिए तो आवाज़ मिल पाएगी। सर एससी कैटेगरी में भी चाहिए होती है क्या? नहीं, एससी कैटेगरी में क्यों चाहिए होगी, एससी कैटेगरी में नहीं चाहिए होती है। जो आय से रिलेटेड चीज़ें होती है वो दो जगह काम आती है, एक ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और दूसरा आता है आपका जो हम कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो और किसी आरक्षण में नहीं लाभ मिलता है। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उसमें भी जिनकी आय, फैमिली की आय सालाना 8 लाख रुपए से कम होती है, तो उनके लिए वो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए। तो अब हम आते हैं मेडिकल पे। इस मेडिकल को ध्यान से देखिएगा और कुछ चीज़ों को समझिएगा। देखिए, जो मेडिकल टेस्ट होता है वो बेसिकली कैसे इसको किया जाता है, तो मैं आपको एक संक्षेप में बात बताऊं तो जो रेलवे के मेडिकल होते हैं वो होते हैं IRMM, इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, और उसका चैप्टर 5 जो है वो इंडियन रेलवे में जितने भी तरह के मेडिकल होते हैं, चाहे वो गजेटेड पोस्ट हो, नॉन गजेटेड पोस्ट हो, या फिर आपका पीरियोडिकल मेडिकल हो, यानी कि ऑलरेडी आप नए रिक्रूटमेंट नहीं है, आप ऑलरेडी वर्किंग है, उसके कैसे मेडिकल होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया या अलग अलग तरह के केसेस के लिए, तो वहाँ पे विस्तृत रूप से वर्णन है। आप लोग भी ऑनलाइन IRMM लेटेस्ट पीडीएफ फाइल को सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको उसकी डिटेल चैप्टर 5 में सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। वहीं से कुछ चीज़ें मैंने आपको ऑथेंटिक वे में बताने के लिए यहाँ पर ली हैं, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो कुछ जो टेस्ट होते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाए हैं, वो क्यों होते हैं उसके थ्रू आप जानिएगा कि ऑब्वियसली आप लोगों की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है जब मेडिकल की बारी आती है। अच्छे से अच्छे आप चाहे कितने ही हेल्दी क्यों ना हो कि पता नहीं क्या होगा, ये सारी 10 तरह की चीज़ें मन में आती है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ईसीजी का टेस्ट होता है वो आपके हार्ट को चेक करने के लिए लिया जाता है कि आपका हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। एक्सरे के थ्रू देखा जाता है कि आपका जो चेस्ट है वो प्रॉपर है या नहीं, क्लियर, कोई कंजेशन वगैरह तो नहीं है, जैसे सपोज टीबी से रिलेटेड या और भी कई तरह की चीज़ें फाइंड आउट हो जाती हैं। उसके अलावा जो होता है, अगर मैं मेल की बात करूं तो उसमें क्या होते हैं कि 360 डिग्री नेकेड बॉडी, यानी कि कोई भी कपड़े आप नहीं पहने होंगे और नेकेड बॉडी आपका 360 डिग्री आपको रोटेट करके चेक किया जाएगा। हो सकता है कहीं RRB में ना हो, बट कई जगह होती हैं तो रोटेट करके किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है कि कोई एनी एबनॉर्मेलिटी आपके बॉडी में है, आपके बॉडी पार्ट में है, उसको चेक किया जाए, या फिर मान लीजिए पाइल्स या हाइड्रोसिल, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हों जो एक्चुअल में हो या उसके बढ़ते होने के लक्षण हो, तो उस चीज़ों को भी देखा जाता है इस चीज़ के थ्रू। तो ये भी टेस्ट यहाँ पर होते हैं। उसके अलावा एक कफ टेस्ट होता है जिसमें कि आपको खांसने के लिए बोला जाएगा, उसके थ्रू भी कई सारी चीज़ों को देखा जाता है कि आपकी जो लंग्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और भी कुछ टेस्ट होते हैं, हम डायरेक्ट आते हैं IRMM पे और वहाँ से आपको हम बताते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मेडिकल एग्जामिनेशन IRMM चैप्टर 5 में आप सभी लोगों को गेजेटेड, नॉन गेजेटेड सभी तरह के टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे रूल नंबर 510 है, पैरा 510, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाफ के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या है, द डिटेल कैटेगरीज ऑफ रेलवे पोस्ट अंडर ईच ऑफ द क्लासेस ग्रुप मेंशन बिलो आर गिवन इन एनेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में बताया गया और 5 में सारी डिटेल दी गई है। तो विजन टेस्ट रिक्वायर्ड किसके लिए होता है, तो A1 कैटेगरी, उसमें फुट प्लेट स्टाफ भी कहते हैं। वो कैसे स्टाफ होते हैं, जितने भी ड्राइवर होते हैं, चाहे वो आपके पैसेंजर के ड्राइवर हो या फिर लोको पायलट के हो या फिर मालगाड़ी के हो, उन सब के होते हैं, उन सभी के लिए फुट प्लेट वर्ड यूज़ किया जाता है। A2 किसके लिए होते हैं, A2 कैटेगरी होते हैं जो रनिंग स्टाफ होते हैं, संटिंग स्टाफ होते हैं, पॉइंट्स मैन होते हैं, स्टेशन मास्टर्स होते हैं, या अदर ऑपरेशन कंट्रोल या सिग्नल से कंट्रोल से रिलेटेड स्टाफ होते हैं, उनके लिए।
A3 के लिए अलग तरह की चीज़ें होती हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो है आपका A1 कैटेगरी। यूरिन का टेस्ट A1 कैटेगरी एग्जामिनेशन के लिए कंपलसरी होता है कि कोई पथरी से रिलेटेड चीज़ें तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड भी होगा, बाकी चीज़ें होंगी। तो हम आ जाते हैं इसके पारा 520 में। आपको आई थिंक क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको एक बार पढ़ करके आपको बता देता हूँ, या थोड़ा सा जूम करता हूँ तो शायद इससे थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ों को पता चल पाए। तो जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ कि यहाँ पारा 510 एनेक्सर 4 में बताया गया है कि क्लास A1 कैटेगरी जो है इसमें ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर, इलेक्ट्रिकल ट्रेन ड्राइवर, मोटरमैन, मोटर ट्रॉली ड्राइवर, ये सारे के सारे जो हैं वो आते हैं इसमें अंतर्गत। अब इसमें जो आपके लिए मैंने ब्लू कलर से कर रखा है रेक्टेंगल में, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस इन A1, यानी कि जब आप A1 कैटेगरी में आते हैं तो आपको कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी जब आपकी नियुक्ति होती है उस समय, ए थ्रू एंड स्ट्रिक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग MMR, एक्सरे यानी चेस्ट का एक्सरे जो मैंने फोटो तस्वीर दिखाई थी, ECG जो मैंने दिखाया था, यूरिन के बारे में बताया कि कंपलसरी होता है, ब्लड शुगर का एग्जामिनेशन, फंडस एग्जामिनेशन और एनी अदर इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्वेशन, या इसके अलावा और भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन जो कि एज डीम्ड फिट बाय द मेडिकल एग्जामिनर इज टू बी डन कीपिंग इन माइंड हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज, हियरिंग, मेंटल कंडीशन, रिएक्शन ऑफ द कैंडिडेट, वो चीज़ें होती है। यानी कि जो वहाँ पर मेडिकल एग्जामिनर होंगे वहाँ पर, तो ये जो नॉर्मल एक्सरे, ECG, यूरिन, ब्लड शुगर टेस्ट है या फंडस टेस्ट है, इसके अलावा वो कैंडिडेट को ऑब्जर्व करेंगे या इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनको लगेगा कि नहीं कुछ और टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट है। ऐसा तो नहीं है कि जो कैंडिडेट है वो हाइपरटेंशन से रिलेटेड है, यानी उसका BP से रिलेटेड इश्यूज है, डायबिटीज से रिलेटेड है, कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई हियरिंग से रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है, क्योंकि ये सेफ्टी कैटेगरी का है। मेंटल कंडीशन सही है या नहीं है, यानी उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है। सपोज कि वो ऑटिस्टिक, यानी इसको कहते हैं ना ऑटिज्म से रिलेटेड चीज़ें तो उसके अंदर नहीं है, रिएक्शन उसका कैसा है कैंडिडेट का, तो वो अदर टेस्ट भी वो कराए जा सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरा है विजन एज डिटेल इन पारा 512 A1 कैटेगरी, जो हमने अभी प्रीवियसली दिखाया कि A1 कैटेगरी होना चाहिए, अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे। अब यहाँ तो पीरियोडिकल एग्जामिनेशंस के बारे में बताई गई है, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें हम आते हैं कि जो जनरल एग्जामिनेशन फिजिकल होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। जो फिजिकल एग्जामिनेशन, ए कैंडिडेट एज वेल एज सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए और शारीरिक हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेस विद द इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। जैसे मान लीजिए कि किसी में एक स्टूडेंट है, उसके फिंगर्स कट थे, यानी कि वो भी जो है ना वो अपंगता की श्रेणी में आ गए, उनको फिर ज्वाइनिंग नहीं दी गई। ऐसा कोई भी डिफेक्ट है जो कि उनके परफॉर्मेंस में, यानी जो उनका जॉब प्रोफाइल है उसमें कुछ ऐसा नहीं बैडली इम्पैक्ट करेगा, तो उनका भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जामिनर्स विल यूज देयर ओन discretion as to scope the general physical examination each case and will judge case on their merit taking into consideration of prospective duties of the examinees as also the age of examinee and need for continued fitness for the remaining years of the service। वो तो बाकी के लिए हो गया। मेजरमेंट आप लोगों का होगा जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो मेजरमेंट ऑफ हाइट, वेट एंड चेस्ट ग्रिड, यानी चेस्ट को आपको फुला करके दिखाया जाएगा, फिर उसको बंद करके दिया जाएगा कि वो जो एक मार्जिन होना चाहिए मिनिमम, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज़ें दी जाएंगी और बाकी चीज़ें जो हैं वो होंगी। आगे हम चलते हैं, लंग से रिलेटेड टेस्ट आपको देखा, या गम्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं या नहीं, एब्डोमल यानी पेट से रिलेटेड क्या है, हर्निया की बात हमने की ही, यहाँ पे हाइड्रोसिल की भी बात हमने की है। जॉइंट मूवमेंट यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है, कोई स्किन डिजीज़ तो ऐसी नहीं है जो कि मतलब ठीक ही नहीं हो सकती है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ कोई है कानों को लेकर के कुछ ईयर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्पीच का डिफेक्ट तो नहीं है कि आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते क्योंकि सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज़ है। वेदर देयर इज़ एनी कॉन्टिजेनियस डिजीज़, यानी ऐसी कोई डिजीज़ तो नहीं है जो कि आपको संक्रामक हो और जो कि ठीक नहीं हो सकती हो, जो कि आपको या आपके विज़न को ज़्यादा प्रॉब्लम करे। जैसे सपोज मान के चलिए किसी भी कैंडिडेट्स को आप कहते हैं ना कि वो होता है काला मोतियाबिंद या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है, तो उन सब चीज़ों को फिर उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है।
whether there is any acute or chronic disease pointing to an impaired condition। ठीक, वो कुछ ऐसी चीज chronic disease तो नहीं है, whether there is any communicable disease यानी कि संक्रामक रोग तो नहीं है। तो ये बेसिक चीजें जो हैं वो शारीरिक जांच के दौरान देखी जाती हैं। अब जो विजन टेस्ट की बात कर रहे थे, A1 कैटेगरी में आपका 6x6 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट, यानी आपका एक फॉगिंग टेस्ट भी होगा। और इसमें इन्होंने बताया गया मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D ये होना चाहिए, और नियर विजन जो है 0.6 विदाउट ग्लासेस होने चाहिए। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ आप सभी लोगों को, वैसे स्टूडेंट जिनका कि आई से रिलेटेड इश्यूज हैं, आपको टेस्ट करवा लीजिए और उसके बाद अपने प्रिस्क्रिप्शन मुझे पर्सनली भेजिएगा, और उसके बाद मैं आपको एडवाइस करूँगा कि क्या करना चाहिए। उसके अलावा जो एग्जामिनर होगा आई टेस्ट में और भी कुछ चीज़ें करता है, वो देखता है द एग्जामिनर शुड स्पेसिफिकली मेंशन इन द रिपोर्ट दैट, वो अपने रिपोर्ट में क्या मेंशन करेगा कि कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो यूज़ तो नहीं किया गया है, कोई इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट तो नहीं किया गया है इस प्रेजेंट, यानी कि कई बच्चे होते हैं जो लेंस को इम्प्लांट करा लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। नो रेडियल केरेटोटॉमी हैज़ बीन डन, यानी कि किसी भी तरह की कोई सर्जरी जो है वो नहीं होनी चाहिए, जैसे लेसिक या कोई और एक एडवांस वर्जन वो नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर शुड बी मेंटली अजाइल विद द नॉर्मल रिएक्शंस, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो आइज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हार्ट और आइज ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक और मैं चीज़ बता दूं कि क्या होता है, प्लीज़ अपने अपने माइक को म्यूट कंडीशन में रख दीजिए। एक बार मैं म्यूट कर देता हूं अपने एंड से ताकि डिस्टरबेंस ना हो। हाँ, तो ध्यान से समझिएगा क्या मैं आपसे बता रहा था कि जैसे मान लीजिए आप में से किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी बच्चे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं और उनको मेडिकली अनफिट कर दिया किसी भी चीज़ को लेकर के, बीपी को बढ़ा हुआ या कुछ, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो क्या है, री मेडिकल का क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी मैंने इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल से आपको डाटा दिया है। प्रोविजन ऑफ रिकॉन्सिडरेशन ऑफ एडवर्स रिपोर्ट, यानी कि आपके मन वांछित रिपोर्ट नहीं आई है और आपको लगता है कि नहीं, आपको इसके अगेंस्ट जो है चैलेंज करना चाहिए, तो द फॉलोइंग प्रोविजन सेल अप्लाई इन रिगार्ड टू द रिकॉन्सिडरेशन ऑफ एडवर्स रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कैंडिडेट यानी आपको क्या करना चाहिए, तो नॉर्मली बताया है ऑर्डिनरी देयर इज नो राइट टू अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग ऑफ एन एग्जामिनर मेडिकल अथॉरिटी, यानी ये बताया गया है कि नॉर्मली साधारण रूप से किसी भी तरह का कोई राइट कैंडिडेट को नहीं दिया जाता है कि जो मेडिकल एग्जामिनर अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट आप कुछ जाएं। बट if the government is satisfied based on the evidence produced before it by the candidate concerned of the possibility of error of judgment, error of judgment बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, in the decision of examination medical authority, it will be open to it to allow re-examination. Such evidence should be submitted within 1 month of the date of the communication in which the decision of the first medical authority is communicated to the candidate. अब यहाँ पर आप लोगों के लिए समझने वाली बात है, जैसे कि सपोज मान के चलिए कि आज मानता हूँ मैं कि आज 5 तारीख है, तो अगर मान के चलिए मुझे 5 अक्टूबर को आरआरबी ने बताया है कि आप मेडिकली अनफिट हैं, तो जो ये सूचना मुझे मिली है उसके 1 महीने के अंदर मैं चैलेंज करूँगा कि नहीं, मैं जो हूँ वो सही हूँ, मेरी रिपोर्ट्स इसमें एरर ऑफ जजमेंट आया है। तो इसके लिए आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट जो कि सर्टिफाइड होते हैं, जिनका अपना नंबर होता है गवर्नमेंट का, जो प्रैक्टिस का नंबर होता है, डॉक्टर का रजिस्टर्ड नंबर, उससे आप करवा करके जाएंगे कि ओके या फिट का। सपोज मान लीजिए किसी का आइज से इश्यूज है और वहाँ पे अनफिट कर दिया गया, बट आप किसी भी सरकारी से या फिर प्राइवेट में ही जिनके पास सर्टिफाइड हैं, डॉक्टर डिग्री हैं, तो वो अपना नंबर लिख के देंगे कि नहीं ही इज़ मेडिकली फिट। उसके साथ आपको चैलेंज एप्लीकेशन के साथ करना पड़ेगा कंसर्न आरआरबी को। तो जो द एपेलेट अथॉरिटी में इंटरटेन द अपील विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड, यानी कि जो 1 महीने का समय है उसके बाद जब आप उसको दे देंगे तो आपको वो अपील के लिए आपको अलाउ करेगा। If it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring an appeal in time, consultation and investigation charges will be recovered for appeal. तो जो उसमें खर्च आएगा वो आपको अपनी तरफ से बेयर करना पड़ेगा, अभ्यर्थी को बेयर करना पड़ेगा। और अगर मान के चलिए कि अगर पॉज होता है तो उस केस में भी आपको ही पे करना पड़ेगा। और उसके लिए जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का लेटर है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है।
नेक्स्ट बताएगा इफ एनी मेडिकल सर्टिफिकेट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कैंडिडेट एज एविडेंस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एरर और जजमेंट इन द डिसीजन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल अथॉरिटी, द सर्टिफिकेट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन अनलेस इट कंटेन्स a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the medical authority appointed by the government in this behalf। यानी कि जिस भी डॉक्टर से आप करवाने जा रहे हैं वहाँ पे उस डॉक्टर को वेल इन नॉलेज ये नोट लिखा होना चाहिए कि एक बार ये कैंडिडेट अनफिट कर दिया गया है, उसके बाद जो है मैं इसको फिट करार दे रहा हूँ। यानी कि जो बेसिकली एक दबाव बनाने वाली बात है कि जो भी डॉक्टर इसको फिट कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को जान ले कि इसको एक बार अनफिट कर दिया गया है, ताकि वो अति सावधानी का परिचय देते हुए आगे का कार्य करेंगे। लेकिन अगर आप सही हैं तो आपको इस चीज़ को लेकर के जाना चाहिए। अब ये जो है मेडिकल से रिलेटेड आपका जो मेमो मिलेगा वो इस प्रकार का होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बात की थी कि नहीं, ये फिटनेस सर्टिफिकेट मेमो तो आपको डीवी के साथ मिलेगा जो 2 पेज का होगा। ये मेमो आपको आरआरबी जो रेलवे मेडिकल बोर्ड होगा वहाँ से आपको दिया जाएगा या फिर डायरेक्ट आपके आरआरबी को भेजा जाएगा कि फिटनेस या अनफिटनेस सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट एज नॉन गेजेटेड रेलवे। अब यहाँ पर कंसर्न रेलवे बोर्ड का आपको यहाँ पर वर्ड दिया होगा, हॉस्पिटल का नाम होगा, सीरियल नंबर होगा, आपका नाम होगा, आपका एज होगा, आपका अपॉइंटमेंट किस डेजिग्नेशन के लिए हो रहा है तो एएलपी के लिए हो रहा है, किस क्लास के लिए हो रहा है, किस ब्रांच के लिए हो रहा है। फिट पर अपॉइंटमेंट है तो यहाँ पे फिट पे टिक मार्क होगा, अनफिट है तो अनफिट पे मार्क होगा। अब एक्यूरेसी ऑफ विजन क्या है, राइट आइज का, लेफ्ट आइज का, वो होगा। बाकी यहाँ पर सारी डिटेल्स होगी और यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट होगा, आई डू हेयर बाय सर्टिफाई दैट आई हैव एग्जामिन दिस पर्सन एज ये दिस ये, सारी डिटेल सारी चीज़ें यहाँ पर होकर के स्टाम्प लग जाएगा। यानी कि आप आइदर फिट होंगे या अनफिट होंगे, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मेट नहीं है, एक ही फॉर्मेट है जो वहाँ पे होगा। तो यहाँ पर आने के बाद अब हम आ जाते हैं एफएक्यू सेशन पे। उसके पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या आप लोगों को जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप सभी लोगों को क्लियर है। अगर क्लियर है तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं क्लियर है तो हम आप लोगों की डाउट्स को लेंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार अलाउ कर रहा हूँ, 1 बाय 1 आप अपने मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को अलाउ किया हुआ है, तो एक बार आप लोग अकॉर्डिंगली जो भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। जी जी, अगर आप में से किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। आशीष, मनीष, नवीन, रोशनी, शेखर, तेजस, एनीवन? इज इट ऑल क्लियर? शेखर का भी क्लियर है, नवीन का भी क्लियर है। अच्छा, नवीन ये पूछ चुके हैं ऑलरेडी उन्होंने डीवी के टाइम में। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। बाकी मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, आई से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो या और कोई रिलेटेड इशू है, 8826901833 पे आप सभी लोग मैसेज करके व्हाट्सअप करके आप बात कर सकते हैं। एक बार आप सभी लोग अपना रिव्यू दे दीजिए। जैसे नवीन है, थैंक्स फॉर टुडे क्लास, कैसा लगा नवीन? एक बार लाइव आकर के अगर आप बता सके तो प्लीज़ बता दीजिए, जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं। यस नवीन, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और बोलिए। यस सर। जी नवीन। हाँ सर, थोड़ा सर कॉन्फिडेंट आ रहा है आज के क्लास से देख करके, मतलब थोड़ा पता चल रहा है कि डीबी और मेडिकल में क्या होने वाला है। जी बस माइंड उसके लिए प्रिपेयर हो गया है कि मतलब इतना इतना भी हमें मतलब करना है, खुद से तैयार होना है जी और डीबी और मेडिकल के लिए इतना तैयार करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह भी। जी जी तो क्लास सर काफी हेल्पफुल था आज का और सही लग रहा है सर वैसे क्लास देख करके आज का। जी, और चलिए, थैंक यू वेरी बस मच। यही था सर जी सर। ओके, चलिए, थैंक यू। अंकित, आपको कुछ पूछना है तो पूछ। आपको कैसी लगी क्लास, प्लीज़ बताइए। अंकित, चलिए, अगर आप सभी लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग क्लास को यहीं पर अभी समाप्त करते हैं।
जो भी डाउट हो आप लोग उसको बाद में पूछ लीजिएगा। गुड नाइट एंड टेक केयर।